नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान। आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस बनता है या नहीं। तो इस प्रश्न के उत्तर को जानने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि पैसिव वॉइस किसी भी लेक्सिकल वर्ब अर्थात मेन वर्ब के ट्रांजिटिव फंक्शन करने पर बनता है, ना कि किसी भी टेंस के कंस्ट्रक्शन के आधार पर। अर्थात हम इस आधार पर तय नहीं करते हैं कि कोई वाक्य द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के कंस्ट्रक्शन में दिया गया है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। ये बात तो क्रिया की ट्रांजिटिविटी और इनट्रांजिटिविटी पर डिपेंड करती है। अब प्रश्न उठता है कि हम कैसे पता करें कि दी गई क्रिया ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है या नहीं। इस बात को समझने के लिए हम एक फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का उदाहरण लेते हैं, जो उदाहरण इस प्रकार है। यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो लेक्सिकल वर्ब के ट्रांजिटिव फंक्शन का पता लगाने के लिए हम लेक्सिकल वर्ब प्लेइंग का फंक्शन चेक करते हैं। जो यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब प्लेइंग दी गई है, इसका हम फंक्शन चेक करते हैं। इस फंक्शन को चेक करने के दो तरीके हैं। एक बेहद शॉर्ट तरीका, जो आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब लेक्सिकल वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लेक्सिकल वर्ब दी गई है, और इस लेक्सिकल वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आती है और प्रीपोजिशन के बाद कोई स्थान सूचक संज्ञा आती है या समय सूचक संज्ञा आती है, तो लेक्सिकल वर्ब इंट्रांजिटिव कार्य करती है, अर्थात पैसिव वॉइस नहीं बनता है, या लेक्सिकल वर्ब वाक्य में आती ही नहीं है और उसके स्थान पर कोई लिंक वर्ब आती है, जैसे कि आई एम ए टीचर। तो यहाँ पर आई के बाद एम आया है, जो एक लिंक वर्ब है, और फिर आया है टीचर कॉम्प्लीमेंट। तो इस वाले वाक्य में लेक्सिकल वर्ब अनुपस्थित है। तो इस वाले वाक्य में जब लेक्सिकल वर्ब नहीं आई है, तो ट्रांजिटिव होना या इंट्रांजिटिव कार्य करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लिंक वर्ब ऑलरेडी जो है इंट्रांजिटिव कार्य करती है, क्योंकि ये एक नाउन को दूसरे नाउन से कनेक्ट करती है, लिंक करती है। और दूसरा तरीका है, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। दूसरा तरीका है कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के कंसेप्ट को अगर हम समझ लें ढंग से, तो हमें सारी बात समझ में आ जाती है कि पैसिव वॉइस बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट है जब कोई लेक्सिकल वर्ब यानी कोई भी मेन वर्ब, जैसे कि यहाँ पर प्लेइंग जो है लेक्सिकल वर्ब है, अपने निकटतम और अभीष्ट संज्ञा, यहाँ पर निकटतम और अभीष्ट संज्ञा है जैसे कि फुटबॉल, पर प्रभाव डालती है और वह संज्ञा प्रभावित होती है, तो लेक्सिकल वर्ब ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है। और इस स्थिति में प्रभावित होने वाली संज्ञा, यानी यहाँ पर जैसे फुटबॉल लिखा है, तो ये प्रभावित होने वाली संज्ञा है, ये ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा कि निकटतम और अभीष्ट संज्ञा से क्या आशय है।
तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि निकटतम का आशय यह है कि किसी भी क्रिया के कार्य करने के लिए किसी भी संज्ञा का उसके न्यूनतम दूरी पर होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे हम कोई सेब खाना चाहते हैं और किसी ने मेरे ओठों पर टैप लगा दिया है और फिर उस सेब को मेरे होठों पर लाकर रख दिया है, लेकिन हम सेब पर खाने की क्रिया नहीं कर सकते, जबकि सेब बिल्कुल हमारे होठों के पास है, लेकिन फिर भी हम सेब पर खाने की क्रिया नहीं कर सकते। अर्थात न्यूनतम दूरी से मतलब है कि सेब का दांतों के बीच में होना, तभी यह खाने की क्रिया संभव है। इस प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक दूरी होनी चाहिए, अगर वह दूरी है तो उसे हम निकटतम कहेंगे। और अब बात आती है अभीष्ट संज्ञा के अर्थ की। तो अभीष्ट संज्ञा का अर्थ है कि अर्थ से आशय है कि अगर हम कोई खाने की क्रिया करते हैं तो खाने की क्रिया सिर्फ और सिर्फ खाद्य वस्तुओं पर ही हो सकती है। वह क्रिया लोहे, पत्थर, कंकड़ या अन्य जो खाद्य वस्तु नहीं है उस पर नहीं हो सकती है। इसलिए खाद्य वस्तु ही खाने की क्रिया करने के लिए अभीष्ट संज्ञा होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी किताबों में यह लिखा रहता है कि द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या किसी भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसका कारण जानने के लिए हम द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इस कंस्ट्रक्शन में जो यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस कंस्ट्रक्शन में 3 कॉम्बिनेशन आए हैं। पहला कॉम्बिनेशन फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन, दूसरा परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर ये दूसरा परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है प्रोग्रेसिव टेंस का कॉम्बिनेशन। ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आए हैं। दरअसल अभी तक जो भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं उन सभी में एक ही कॉम्बिनेशन आता है। जैसे मान लीजिए द सिंपल टेंस का कंस्ट्रक्शन दिया गया है तो उसका जो उसमें कॉम्बिनेशन है एक ही है सिंपल टेंस का। जैसे आई टीच हिम, तो यहाँ सिंपल वर्ब आई है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा जैसे द प्रोग्रेसिव टेंस कंस्ट्रक्शन देखें, राम इज़ रीडिंग ए बुक, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन आ रहा है, इज़ रीडिंग, यानी यहाँ सिर्फ प्रोग्रेसिव कंसेप्ट की बात हो रही है। या परफेक्ट टेंस कंस्ट्रक्शन, तो परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन में जैसे सी हैज़ टेकन माई पेन, तो यहाँ पर परफेक्ट एस्पेक्ट यानी हैज़ और टेकन, ये परफेक्ट एस्पेक्ट को बताने वाली क्रियाएं हैं। और या फिर मॉडल टेंस कंस्ट्रक्शन की बात करें जिसमें जैसे कि आई विल हेल्प यू, तो यहाँ पर विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जो मॉडलिटी में आइडिया ऑफ फ्यूचरिटी का बोध करा रही है, जिसके कारण यहाँ पर फ्यूचर टेंस में किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के टेंस कंस्ट्रक्शन का अर्थ निकालना आपने देखा आसान रहता है और समझने में भी आसानी रहती है, क्योंकि उस एक कंस्ट्रक्शन में हमें एक प्रकार के एस्पेक्ट का अर्थ का पता चलता है।
जैसे अगर कोई एस्पेक्ट परफेक्ट का है तो उसमें पता चलेगा कि कार्य पूर्ण हुआ है। अगर कोई एस्पेक्ट प्रोग्रेसिव का है तो हमें पता चलेगा उसमें कि कार्य जारी है। या फिर कोई कार्य प्रारंभ है, ये हमें जो है सिंपल टेंस में पता चलता है। लेकिन यहाँ पर एक साथ 3 कंस्ट्रक्शन आए हैं। जो हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है 3 कंस्ट्रक्शन एक साथ आए हैं, और ये 3 कंस्ट्रक्शन के साथ पैसिव वॉइस बनाने पर पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन भी कंबाइन हो जाता है। तब इन 4 प्रकार के कंस्ट्रक्शन का एक साथ अर्थ निकालना काफ़ी कठिनाईदायक हो जाता है, क्योंकि चारों प्रकार के कंस्ट्रक्शन का एक साथ एक समय में भिन्न भिन्न एस्पेक्ट व्यक्त करना असंभव हो जाता है। इसीलिए अर्थ की दृष्टिकोण से इनका पैसिव वॉइस बनाना अमान्य किया गया है। इसीलिए इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। लेकिन अगर ग्रामर की दृष्टिकोण से बात करें तो इन सभी के पैसिव वॉइस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं और बनाए जा सकते हैं अगर क्रिया ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है तो। अब इस बात को जरा उदाहरण से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसके लिए हम उदाहरण नंबर 2 को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जो द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस उदाहरण नंबर 1 का पैसिव कन्वर्जन है, ये वाला। तो आप इस वाक्य को बड़ा गौर से देखें और जानने का प्रयास करें कि किसी भी फ्यूचर परफेक्ट जो प्रोग्रेसिव टेंस है या कोई भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस है उसका पैसिव कन्वर्जन कैसे होता है अगर क्रिया ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है तो, और वो किस प्रकार से ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसको ज़रा हम गौर से समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में जो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है यहाँ दिखाया गया है, इसी वाक्य का हम पैसिव कन्वर्जन कर रहे हैं। तो उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब के फंक्शन को चेक करते हैं। तो लेक्सिकल वर्ब हमारी यहाँ पर प्लेइंग है, यानी मेन वर्ब हमारी प्लेइंग है और वो फुटबॉल पर क्रिया कर रही है, यानी इसका जो फंक्शन है वो ट्रांजिटिव हो रहा है क्योंकि फुटबॉल इस क्रिया से अफेक्ट होती है। यानी फुटबॉल को आप किक करते हैं तो फुटबॉल किक के कारण दूर चली जाती है, या फुटबॉल को आप टच करते हैं, फुटबॉल के साथ आप ड्रिबलिंग करते हैं। तो इस प्रकार से फुटबॉल जो है आपके अनुसार कार्य कर रही होती है, आपके अनुसार नाच रही होती है, तो ये प्रभावित हो रही है। और जब ये प्रभावित हो रही है तो इसका मतलब इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो बस अब इसी बात को आधार मानते हुए हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ना कि ये सोच करके कि ये जो वाक्य जो दिया गया है वो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में दिया गया है और जैसा कि किताबों में लिखा है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। ये बात जो है हजम करने लायक नहीं है। इस बात के आधार पर हम पैसिव वॉइस का बनाना या ना बनाना तय नहीं करते। तो देखिए कैसे हम इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले ही क्लियर कर रखा है कि फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्रिया जो लेक्सिकल वर्ब है प्लेइंग वो ट्रांजिटिव फंक्शन कर रही है, और ट्रांजिटिव फंक्शन करने के कारण फुटबॉल को हमने अंडरवर्ड सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में बना दिया। तो यहाँ पर हमने फुटबॉल लिख दिया। अब इसके बाद जैसा कि नियम होता है पैसिव वॉइस कन्वर्जन में, तो जैसा कि पूर्व में भी हमने वीडियो में बताया था कि जो ऑक्सिलरी वर्ब दी रहती हैं एक्टिव वॉइस में
वही ऑक्सी वर्ब हम यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। तो या आप देख ही रहे हैं यहाँ एक्टिव वॉइस में यहाँ विल ऑक्सी वर्ब दी गई है, तो हमने यहाँ पर विल ऑक्सी वर्ब का प्रयोग कर लिया इस तरीके से। और ये विल ऑक्सी वर्ब एक मॉडल ऑक्सी वर्ब है, तो यह यहाँ पर आइडिया ऑफ फ्यूचर टी का बोध करा रही है, जिसके कारण फ्यूचर टेंस का निर्माण हो रहा है और इसी कार्य के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि मॉडल जो ऑक्सी वर्ब होती है वो अपने मूड पर काम करती है और जो इसकी मॉडलिटी होती है वो उसको व्यक्त करती है। तो यहाँ इसकी मॉडलिटी है आइडिया ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो उस बात को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर विल का प्रयोग किया है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि अंग्रेजी भाषा में सिर्फ दो ही प्रकार के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है। लेकिन जब कभी हमें आइडिया ऑफ फ्यूचर का भाव व्यक्त करना होता है तब हमको एक ऐसी क्रिया की आवश्यकता पड़ती है जो आइडिया ऑफ फ्यूचर टी को व्यक्त कर सके। तो जिसके लिए हम अंग्रेजी भाषा में मॉडल वर्ब विल और शैल दी गई हैं, जिनका प्रयोग करके हम फ्यूचर टेंस का निर्माण करते हैं। तो इन्हीं क्रियाओं के बलबूते पर फ्यूचर टेंस का निर्माण होता है। अब इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो अगली ऑक्सी वर्ब है हमारी एक्टिव वॉइस में प्रयोग की गई है वो है हैव ऑक्सी वर्ब। इस ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य होता है कि वो जब आएगी वाक्य में तो वह परफेक्ट एस्पेक्ट को व्यक्त करेगी, और जब वो परफेक्ट एस्पेक्ट को व्यक्त करती है तो वह अपने साथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का कॉम्बिनेशन करती है और इस प्रकार से एक परफेक्ट एस्पेक्ट व्यक्त करती है। तो हमने हैव जो ऑक्सी वर्ब है उस हैव ऑक्सी वर्ब को जैसे तैसा हमने यहाँ पर प्रयोग किया। लेकिन जब हम हैव ऑक्सी वर्ब को पैसिव कन्वर्जन में प्रयोग करते हैं तो ये हैव ऑक्सिलरी वर्ब विल मॉडल ऑक्सिलरी के फॉलोअप प्रभाव में, ठीक है, फॉलोअप प्रभाव जैसे कि हमने यहाँ दर्शाया है एरो के माध्यम से। तो जब मॉडल ऑक्सी वर्ब आएगी उसके बाद ग्रामर का नियम है कोई भी क्रिया आती है तो उसके फॉलोअप इफेक्ट में वह क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। क्यों लिखी जाती है? क्योंकि आप जानते ही हैं कि विल के बाद या कोई भी मॉडल वर्ब के बाद जो भी क्रिया फॉलो करेगी वह इन्फिनेटिव विदाउट टू अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो इसलिए विल के कारण हमने हैव में कोई परिवर्तन नहीं किया, हैव को जैसा का तैसा हमने लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद अगली क्रिया, चूँकि यह क्रिया प्रोग्रेसिव टेंस बना रही है जिसको हम कह रहे हैं बी प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब, इसी क्रिया के कारण ये जो टेंस है वो प्रोग्रेसिव बन रहा है और हैव के कारण ये टेंस जो है परफेक्ट बन रहा था और विल के कारण ये टेंस फ्यूचर में जा रहा था। तो ये जो तीन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर प्रयोग की गई हैं अपने अपने काम कर रही हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन के कारण एक कंस्ट्रक्शन में तीन कॉम्बिनेशन संभव हो पा रहे हैं। तो इस कारण से जो हमने बी ऑक्सी वर्ब है उसको पैसिव कन्वर्जन करते समय हमने यहाँ पर पैसिव ऑक्सी वर्ब बी का प्रयोग किया है, ठीक है, क्योंकि इसको हमें प्रोग्रेसिव में बनाना है। और जैसा कि आप जानते हैं जो भी ऑक्सिलरी वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में आती है वो पैसिव वॉइस में भी हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। तो हमने वी ऑक्सी वर्ब का प्रयोग किया। जैसे ही हमने वी ऑक्सी वर्ब का प्रयोग किया तो यह बी ऑक्सी वर्ब परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैव के फॉलोअप इफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गई, मतलब बीन हो गई। ये जो बीन आपने ऑक्सी वर्ब लिखी थी यहाँ पर वो हैव के इफेक्ट में आकर के, हैव के फॉलोअप इफेक्ट में आकर के बी का बीन हो गया, ठीक है, जिसको हम ग्रामर में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसके बाद अगला जो क्रम है ऑक्सी वर्ब का, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जो तीन ऑक्सी वर्ब थी एक्टिव वॉइस में वो हमने तीनों की तीनों प्रयोग कर ली। तो ये तो मामला अभी तक एक्टिव वॉइस का है। चूँकि हम इस वाक्य को पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो भी कार्य किया वो अभी एक्टिव वॉइस के अनुसार ही फंक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो कार्य होगा वो पैसिव वॉइस के अनुसार होगा, क्योंकि अगर आप इस वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए
एक जो महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको हम पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसका प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप वाक्य को पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। वह वाक्य फिर एक्टिव वॉइस ही माना जाएगा अगर आपने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया तो। ठीक है, तो इस वाक्य को सिर्फ आपने जैसे कि यहाँ पर फुटबॉल को एज ए अनडूअर सब्जेक्ट आपने यहाँ प्रयोग कर लिया, तो इससे सिद्ध नहीं हो जा रहा कि आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं या पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है। सिद्ध करने वाली चीज़ एक ही है, पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि आप वाक्य को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो इस वाक्य को पैसिव बनाने के लिए एक जो क्रिया है वो हमारी है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी। तो हमने जो पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी है उसका प्रयोग किया यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और इसके पहले जो आप क्रिया देख रहे हैं बी, ये आपकी प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब है और ये आपकी पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब है। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, दोनों क्रियाओं का फंक्शन अलग अलग है। जो प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपका प्रोग्रेसिव टेंस बनाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल के संयोजन से, और जो पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब है वो पैसिव पार्टिसिपल के संयोजन से पैसिव वॉइस बनाएगी। तो इनके अपने अपने अलग अलग रोल हैं, आप इनको एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ध्यान से देखें, तो जब हमने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग किया तो ये पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब हमारी जो बी है वह इस प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी, जो यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी आपने प्रयोग करी थी, इसके फॉलोअप इफेक्ट में यह जो बी क्रिया है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि इसका जो फॉलोअप इफेक्ट है वो ये है कि अगर किसी प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आप कोई क्रिया प्रयोग करते हैं तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी वर्ब फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर इस बी ऑक्सिलरी वर्ब के प्रभाव में पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी बीइंग में चेंज हो गई इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक जो सिलसिला था हमारा वो ऑक्सिलरी वर्ब का था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जब भी हम दो या दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक ऑर्डर रहता है, एक क्रम रहता है, उसका प्रयोग करना भी अनिवार्य है। अगर दो या दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब दी जा रही हैं तो उनका एक निश्चित फॉलोअप ऑर्डर है, आपको उनको उसी फॉलोअप ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आपने सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग किया, ये प्रथम नंबर पे आने वाली क्रिया है। इसके बाद आपने परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग किया, ये द्वितीय नंबर पे आने वाली क्रिया है। इसके बाद आपने प्रोग्रेसिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया और इसके बाद आपने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया, यानी पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब जो है अपने चौथे ऑर्डर पे आएगी। तो इस प्रकार से ये ऑक्सिलरी वर्ब का एक फॉलोअप है, ये ऑक्सिलरी वर्ब इसी प्रकार से प्रयोग की जाएंगी। तो हमें इनके क्रम को भी ध्यान रखना है जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो या जब भी हम कोई टेंस लिखेंगे और जहाँ पर हम दो या दो से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो उनको इसी फॉलोअप ऑर्डर में लिखना होता है। ये एक नियम है, ग्रामेटिकल यूज़ है, कंस्ट्रक्शन है। इसी के आधार पर ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन के साथ दूसरा कंस्ट्रक्शन मिक्स होता है कि या कंबाइन होता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कारण से हम लोग कई बार जो है गलत कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। तो अगर हमने ये कंस्ट्रक्शन में सही प्रयोग करना है तो इनके क्रम को भी जानना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में जब हम ऑक्सिलरी वर्ब का क्रम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब उसके बाद अगले क्रम पे जो चीज़ आती है वो आती है आपकी लेक्सिकल वर्ब। ये प्ले जो आपकी लेक्सिकल वर्ब थी, यहाँ पर प्ले लेक्सिकल वर्ब थी, उसका हमने जो है प्रयोग किया। और जैसे हमने लेक्सिकल वर्ब प्ले का प्रयोग किया तो आप जानते ही हैं कि आपने जो इससे पहले पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग किया था तो उसके फॉलोअप इफेक्ट में वह प्ले ऑक्सिलरी वर्ब किस में चेंज हो जाएगी, पैसिव पार्टिसिपल में
चेंज हो जाएगी। पैसिव पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। पैसिव पार्टिसिपल हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होती है, या यूं कहें हमेशा डूअर जो होता है सब एक्टिव वॉइस में, जैसे यहाँ ये यू डूअर है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में एजेंट की पैसिव पार्टिसिपल हमेशा एजेंट की क्रिया होती है, ये एजेंट के द्वारा गवर्न होती है, कंट्रोल होती है। ठीक है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होती है वह क्रिया हमेशा जो है आपके डूअर सब्जेक्ट की क्रिया होती है, वो उसके द्वारा गवर्न होती है, उसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो इस बात को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो इस कारण से आपने देखा कि जो हमारी प्ले लेक्सिकल वर्ब थी वो प्लेड में चेंज हो गई, इसमें ईडी इन्फ्लेक्शन लग गया, और इस प्रकार से वो पास्ट पार्टिसिपल से पैसिव पार्टिसिपल में चेंज हो गई। और इसके बाद आखिरी जो घटक है इसका, जो हमारा एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है, उस डूअर सब्जेक्ट को हम जो पैसिव वॉइस में एजेंट बना देते हैं, जिसमें हम बाई फ्रेज लगा करके उसको एजेंट बना देते हैं। तो इस प्रकार से इस वाक्य का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस दिए गए जो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में जो एक्टिव वॉइस दिया गया था उसका हमने किस प्रकार से पैसिव वॉइस बना दिया, और ये पैसिव वॉइस पूर्ण रूप से ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ठीक है, 100% ये सही है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ पर आपने देखा एक ग्रामेटिकल जो है कंस्ट्रक्शन का फॉलोअप हुआ है, और उसके नियमानुसार आगे की जो है घटना हुई है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इसमें कहीं कोई दोष नहीं है ग्रामेटिकली संरचना में और इसके बनाने में। लेकिन बात ये है, पॉइंट वाली बात ये है कि इनका पैसिव वॉइस हम बनाते क्यों नहीं हैं। जब ग्रामेटिकली करेक्ट है, सब प्रकार से सही है, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते क्यों नहीं है? क्यों किताबों में लिखा रहता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि जितने भी, जैसे कि हमने अभी वीडियो में पूर्व में बताया था कि हमने अभी तक जितने भी पैसिव वॉइस बनाए हैं उन सब में एक एस्पेक्ट हुआ करता था, तो हमें एक एस्पेक्ट का ही अर्थ व्यक्त करना पड़ता था। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पैसिव कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट हो जाएंगे। एक तो जो एस्पेक्ट उसका दिया गया है, जैसे मान लो परफेक्ट टेंस का अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो एक तो एस्पेक्ट हो गया उसका परफेक्ट का, और दूसरा हो जाएगा पैसिव का। तो 2 अर्थ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत। लेकिन अगर किसी एक कंस्ट्रक्शन में 4 एस्पेक्ट आ जाएं और 4 एस्पेक्ट को हम एक साथ व्यक्त करना चाहें तो हमारे लिए बहुत ही कठिनाईदायक होता है, और समझने वाले को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक साथ हम जो है इन चारों एस्पेक्ट को, यानी कौन कौन से एस्पेक्ट, एक तो आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, एक परफेक्ट का, और एक प्रोग्रेसिव का, और फाइनली एक पैसिव का, इन सभी के जो पैसिव मीनिंग है एक साथ हमें व्यक्त करने पड़ते हैं, एक समय पर व्यक्त करने पड़ते हैं। तो ये करवाना बेहद कठिनाईदायक होता है, लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि हम इनका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार हम इस वाक्य का अगर जो ये हमने पैसिव वॉइस बनाया है इस प्रकार का अगर हम भावानुवाद करें या हम इसका इंटरप्रिटेशन करें, तो इसका ये अर्थ हो जाएगा कि फुटबॉल वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्लेड बाय यू। ये इसका अनुवाद किया जा सकता है, लेकिन ये अनुवाद एक भावानुवाद है। ये ग्रामेटिकली जो जिस तरीके से हमने वाक्य को बनाया उस तरीके से इसका अनुवाद नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है। तो इंटरप्रिटेशन तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर अनुवाद की बात की जाए तो हम बिल्कुल उसके ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर करते हैं, और जो कि करना असंभव है, क्योंकि एक साथ 4 एस्पेक्ट, जिसमें एक एस्पेक्ट कह रहा है कि घटना प्रोग्रेसिव है, एक एस्पेक्ट कह रहा है घटना पूर्ण हो चुकी है, और एक एस्पेक्ट फ्यूचरिटी के आइडिया को व्यक्त कर रही है, और एक एस्पेक्ट जो है पैसिव वॉइस के आइडिया को व्यक्त कर रहा है।
तो इस प्रकार से ये चार जो एस्पेक्ट एक साथ आ रहे हैं, इनको एक कंस्ट्रक्शन में व्यक्त करना लगभग असंभव है। इन्हीं कारणों से, या आप कह सकते हैं कि जो सीमेंटिकली है, यानी भाव की दृष्टिकोण से, अर्थ की दृष्टिकोण से, इन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जाना असंभव है। लेकिन ग्रामेटिकली ये पूर्णतः सही हैं। ग्रामेटिकली इनमें कहीं कोई कमी नहीं है, कोई दोष नहीं है। आपने देखा था कि किस प्रकार से हमने इसको एक एक कंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझा और जाना, और जान के समझा कि कैसे हमने इसका प्रयोग किया। तो ग्रामेटिकली ये पूर्ण रूप से सही है। आप इनका ग्रामेटिकली पैसिव वॉइस बन सकता है, बना सकते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है कि वह क्रिया ट्रांजिटिव कार्य करती हो। ठीक है, अगर क्रिया ट्रांजिटिव कार्य नहीं करेगी तो चाहे इन जितने भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैं, इनके अलावा अगर आप सिंपल टेंस का या प्रोग्रेसिव टेंस का या परफेक्ट टेंस का भी अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, उनका भी नहीं बनेगा अगर क्रिया ट्रांजिटिव कार्य नहीं कर रही है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में चर्चा की, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगेगी। आप आज से ये जान पाएंगे कि परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस चाहे किसी का हो, उसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है, लेकिन अर्थ के दृष्टिकोण से हम उसको अमान्य रखते हैं, बनाते नहीं हैं। ठीक है, उनका हम भावानुवाद तो कर सकते हैं सही, लेकिन अनुवाद जो ग्रामेटिकली उनका सही अनुवाद होगा वो नहीं कर सकते, इसलिए हम इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो आपने बड़े धैर्य के साथ इस बात को सुना और समझा, और आशा है कि आप ऐसे ही चीज़ों को समझते रहेंगे मेरे साथ साथ। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड स्टे विद अस। थैंक यू, बाय बाय।